बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड्स के यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जिनके बेसिस पर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फिक सॉलिड से एक अलग स्टेट बनाते हो, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो क्यों आखिर अमॉर्फिक सॉलिड से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इनमें सबसे पहले आता है सिमेट्री। सिमेट्री सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री बहुत आसान और सिंपल सा टर्म है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक ये बुक उठाता हूँ। अब ये मेरे पास बुक है। अब मैं इस बुक को स्पेस में 360 पर ठीक गोलाई में घुमाता हूँ। अप साइड डाउन, डाउन साइड को अब यूं घुमा देता हूँ। आप चाहे मैं इसको नीचे से ऊपर कर दूं, ऊपर से नीचे कर दूं, आपको शेप क्या नजर आ रही है? सेम नजर आ रही है। यूं घुमा लेता हूँ तब भी सेम नजर आ रही है। यूं घुमाता हूँ तब भी सेम नजर आ रही है। यूं घुमा लेता हूँ तब भी क्या नजर आ रही है? सेम नजर आ रही है। तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को स्पेस में 360 यानी मुकम्मल गोलाई में घुमाया जाए और गोल घूमने से उसके साइड्स भले आप आगे वाला पीछे कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें, लेफ्ट को राइट पे कर दें, टॉप को बॉटम में, लेकिन उसके घुमाने से उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल कहेंगे और उसके इस कैरेक्टर को क्या बोलोगे? सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है? यानी व्हेन, जब एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इज रोटेटेड यानी इसको घुमाया जाता है एट 360 डिग्रीज राउंड, इसको घुमाया जाए एंड और फिर इट्स, अब इसको रोटेट किया जाए राउंड इन किसमें? स्पेस में। ठीक है। एंड इट्स शेप, और फिर इसकी जो शेप है रिमेन्स, ये क्या रहे? सेम रहे रोटेशन के बाद भी। इट इज कॉल्ड, फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे? ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोलोगे। एंड और दिस कैरेक्टर, और फिर इस कैरेक्टर को इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे? सिमेट्री। इस कैरेक्टर को हम फिर क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने घुमाया ठीक 360 डिग्रीज पर और वो घूम गया और उसके घुमाने से उसकी शेप पर, उसकी फिगर पे कोई असर नहीं हुआ, उसकी फिगर सेम रही, तो फिर वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा और इसकी शेप का सेम रहना ये सिमेट्री कहलाता है। अब आते हैं कंडीशंस। क्या? कंडीशंस फॉर फॉर सिमेट्री या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। यानी हम अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्री, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या शराइत हैं? देखो, ये 3 शराइत इसमें होती हैं। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ क्या होगा? सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। और आखिरी तीसरी चीज उसमें क्या होगा? दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये चीजें
एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में होती हैं। अगर ये 3 कैरेक्टर होंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर एक भी इनमें से कैरेक्टर मिसिंग होगा तो वो फिर सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये तीनों चीजें हम यहां पर इसमें देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किससे कहते हैं, या इससे हमारा मतलब क्या लिया जाता है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब ठीक इसको मैं कहीं से भी बीच में से क्या करता हूं, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 बराबर टुकड़ों में हमने इसको क्या किया, तकसीम कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका पार्ट ए है, ये इसका पार्ट बी। तो आप देखें जब 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम किया तो ये 2 सेम यानी इक्वल हाफ्स में क्या हो गया, तकसीम हो गया, यानी 2 बराबर क्या बन गए, हाफ्स बन गए। अब ये समझो वो इमेजिनरी लाइन जो इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी एक इमेजिनरी लाइन है जो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को 2 बराबर साइज के टुकड़ों में और सेम शेप में क्या कर रही है, तकसीम कर रही। सेम यही चीज आपको यहां पर ऐसे भी नजर आएगी। इस तरीके से काटोगे तब भी ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, या इसको यूं बीच में से काटोगे तब भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, या फिर यूं काटोगे तब भी बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, या फिर यूं इसको काटोगे तब भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। इस तरह करोगे तब भी बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, इस तरह करोगे तब भी ये 2 बराबर हिस्सों में या टुकड़ों में क्या हो जाएगा, तकसीम। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी 2 मतलब अतराफ में किसी भी डायरेक्शन में 2 बराबर हिस्सों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो वो इमेजिनरी लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, कई हो सकते हैं। अब यहां पर हम ऐसा करते हैं, एक यहाँ लाइन, ये सारे जहां ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 बराबर, यूं भी जा रहा है, यूं भी जा रहा है। तो यहां पर आप देखो एक पॉइंट आ रहा है जहां ये सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इस सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में जितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो उतने उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं, और ये हर तरफ एक एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक तरफ दूसरा तीसरा। अब ये जो क्रिस्टल का ये तरफ एक साइड जो होती है इसको क्रिस्टल का फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस। एक साइड एक फेस कहलाती है। तो जितने क्रिस्टल में फेसेस होंगे उतना समझ लो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में कई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होते हैं, कई एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी उसके अंदर होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या चीज है। अब देखो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने डब्बा उठाया। अब इस डब्बे में हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें कोई पार्टिकल रखना चाहते हैं, कोई चीज रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसी जगह ढूंढनी है जो इस डब्बे के अंदर बिल्कुल चारों कोनों से हर तरफ से उसका डिस्टेंस क्या हो,
इक्वल हो, बिल्कुल बीच में रख दो। अब ये जो स्पेस होगा इस कंटेनर के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इसका जो स्पेस का मरकज होगा, इस मरकज को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है तो उसका बिल्कुल अंदर वाला जो स्पेस है उसका मरकज कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए: एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा। बट अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिसिंग है क्रिस्टल में, तो फिर ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर क्रिस्टल आमतौर पर सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, अब रिजल्ट मिल गया, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्या है? ये सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे पजेस, ये रखते हैं। पहली चीज कौन सी रखते हैं? पहला पॉइंट कौन सा इनके अंदर होता है? इनके अंदर होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। नंबर 2 क्या होता है इनमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इनके अंदर। और आखिरी सी क्या होता है? सेंटर ऑफ क्या होगा? सिमेट्री। तो ये 3 चीजें हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर इनमें से एक भी हमारी चीज मिसिंग होगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो ऑलमोस्ट क्या है? असिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर है दूसरे वाला, इसको बोलते हैं फिक्स्ड और डेफिनेट। फिक्स्ड या फिर डेफिनेट क्या होता है इनका? शेप ऑफ क्रिस्टल। इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। आप देखो, अगर NaCl उठाते हो, इसके एक दाने का शेप क्या है? क्यूबिक है। क्यूबिक है तो बाकी दाने भी इसी शेप के, इसी साइज के होंगे और ये जुड़ते जाएंगे आपस में। ठीक है, लंबाई में, उसके बाद चौड़ाई में, उसके बाद ऊंचाई में ये जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा क्या बना लेंगे? एक बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड ये बना लेंगे। तो इसलिए याद रखो, इनकी शेप और इनका साइज क्या होता है? सबका सेम होता है, फिक्स होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईच यानी हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हैज ए फिक्स्ड क्या होती है? शेप ऑफ क्रिस्टल्स। इसके क्रिस्टल की शेप क्या होती है? ये हमेशा फिक्स होती है। तो ये चीज जो है ये ऑलमोस्ट हमें हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये बात भी मिलेगी। तो इसलिए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो फिक्स्ड क्या रखता है बेटा? आमतौर पर शेप रखता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर इनका क्या होता है कि शार्प मेल्टिंग। शार्प मेल्टिंग एंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके आमतौर पर इनके क्रिस्टल्स में एटमों की अरेंजमेंट जो होती है
वो एक फिक्स गैप यानी डिस्टेंस पर होती हैं। और दूसरी चीज याद रखो, ये जब फिक्स गैप और डिस्टेंस पर होती है तो इस वजह से इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हर जगह क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, मुकर्रर होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके एटमों का डिस्टेंस, इनके आयन का डिस्टेंस एक दूसरे से क्या होता है, फिक्स होता है। और इस वजह से इनके एटमों में, इनके आयंस में स्ट्रॉन्ग क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। और फिर इनको तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है और फिर ये मेल्ट होते हैं, फिर ये आमतौर पर लिक्विड में चेंज होते हैं। तो इस वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत हाई होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू ड्यू टू मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके आयंस में, इनके एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। देयरफॉर फिर इसलिए क्या होगा, दे पजेस यानी ये रखते हैं, क्या रखते हैं, शार्प और शार्प और हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कौन सा वाला है, नेक्स्ट कैरेक्टर इनका है नंबर 4th, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। एक क्लीवेज है और दूसरा क्लीवेज प्लेन। तो क्लीवेज कहते हैं किसी चीज को काटना पीसेस में, ठीक है, उसका कटाव करना, उसकी कटिंग करना, ये क्लीवेज कहलाता है। तोड़ना किसी चीज को, ये क्लीवेज कहलाता है। अब हम ऐसा करते हैं, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो ये यूं नहीं कटेगा, कहीं से भी टूट जाए या तोड़ेंगे। अब ये जब काटेंगे तो या तो यूं सीधा ये क्रिस्टल एक दूसरे से जहां जुड़े हुए हैं ना, यहां से अलग हो जाएंगे, या फिर यहां से ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे से लेयर में, या फिर ये यहां से एक दूसरे से अलग होंगे, या फिर इधर से अलग होंगे, या फिर यहां से अलग। तो वो इमेजिनरी लाइन जो इस क्रिस्टल के हर जर्रे को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, तोड़ती है, उस लाइन को क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं क्लीवेज प्लेन। क्या कहते हो इसको, क्लीवेज प्लेन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसका क्लीवेज प्लेन एक फिक्स लाइन में होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, किसी भी डायरेक्शन में तोड़ो। तो जब इसको हम काटेंगे, जब इसको कट ऑफ करेंगे तो एक सीधी लाइन में कटेगा, और इसी वजह से इसके टुकड़े भी, पार्टिकल्स जो हैं, ये इसकी पहचान ये है कि ये इधर से टूटेंगे फिर ये एक दूसरे से जहां जहां जुड़े। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जब उसको काटा जाए या उसको तोड़ा जाए तो वो ठीक एक ही जैसे साइज और शक्ल के दानों में इसलिए टूटता है कि उसका क्लीवेज प्लेन एक फिक्स लाइन में होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, इसलिए। और ये साफ सुथरी कटाई सीधा कटते हैं। जबकि अमॉर्फिक सॉलिड काटोगे तो वो ऐसे नहीं कटेगा, कोई बड़ा हिस्सा कोई छोटा हिस्सा, क्योंकि उसका क्लीवेज प्लेन, सारे पार्टिकल एक सीधी लाइन में नहीं होते। यहाँ सारे पार्टिकल एक सीधी लाइन में होते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि जब इसको काटोगे तो ये एक सीधे सीधे पार्टिकल्स में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, पजेस ए लीनियर और क्या,
फिक्स्ड क्या क्लीवेज प्लेन, यानी वो लाइन जो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है, जहां ये जुड़ते हैं और फिर तोड़ोगे तो ये टूट भी जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। तो इनका क्लीवेज प्लेन जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होगा? वो फिक्स होता है। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर होगा वो आपने लिक्विड क्रिस्टल्स में पढ़ चुके हो, और वो कैरेक्टर कौन सा वाला है? दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या है? एक क्रिस्टल हम लेते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी। जब हम इसमें से लाइट, हीट या फिर करंट पास करेंगे, तो हीट भी पास होती है, लाइट भी पास होती है, या फिर करंट भी इनमें कुछ क्रिस्टल्स में से पास होता है। तो आप देखो, वर्टिकल भी पास होता है, तो फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है ना हो, या अगर होगा तो बहुत थोड़ा होगा। तो फिर इसका मतलब है वर्टिकली उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, हॉरिजॉन्टली थोड़ा। तो इसकी वेलोसिटी करंट के फ्लो की या लाइट के फ्लो की या हीट के फ्लो की वर्टिकल डायरेक्शन में और वेलोसिटी से होगी, हॉरिजॉन्टल में और होगी। तो इस कैरेक्टर को, यानी पैसेज ऑफ लाइट, पैसेज ऑफ हीट, पैसेज ऑफ करंट इज इन डिफरेंट वेलोसिटीज और अमाउंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो फिर ये क्या कहलाता है? एनिसोट्रॉपी, यानी द पैसेज पैसेज ऑफ क्या? हीट, हीट को पास करो, उसके बाद लाइट यानी रोशनी को पास करो, और करंट या फिर करंट को पास करो, इज इन डिफरेंट अमाउंट, ये डिफरेंट अमाउंट में होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट अमाउंट में क्या करेगा? मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो इस अमल को आप क्या बोलोगे? इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन का हर तरफ अलग अलग डायरेक्शन होता है, अलग अरेंजमेंट होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट और होती है और हॉरिजॉन्टल और होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं आर, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो इनमें से हीट या करंट को पास करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, उसका फ्लो का रेट और होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका फ्लो और होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या हैं? ये ऑलमोस्ट एनिसोट्रॉपिक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इनका एक और कैरेक्टर है, एक और इनकी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ग्रोथ। क्या कहते हो? क्रिस्टल ग्रोथ। अब क्रिस्टल ग्रोथ क्या है? आए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका सबसे छोटा एक शेप का पार्टिकल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल। सबसे छोटा क्रिस्टलाइन पार्टिकल या क्रिस्टल सॉलिड का पार्टिकल होता है। अब ये इसी शेप के, इसी साइज के जब यूनिट सेल्स या क्रिस्टल के छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो फिर ये देखो, ये जब जुड़ते जाएंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, तो फिर इस अमल को हम क्या बोलते हैं? इस अमल को हम बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। ये देखो, लंबाई में भी जुड़ रहे हैं, यहां से ये चौड़ाई में भी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और ये ऊंचाई यानी हाइट में भी जुड़ रहे हैं। अब ये कैसे ग्रोथ होगी? इसके लिए आपने मिसाल के तौर पे NaCl उठाया, इसको पहले क्या करो? इसकी ग्रोथ कैसे करोगे? एक कंटेनर में यही सॉल्ट यानी NaCl जो है, पानी में क्या करो? हल करो। जब पानी में इसको हल करोगे NaCl को, तो ये हल हो जाएगा। इतना हल कर लो कि ये सॉल्यूशन बन जाए कौन सा?
सेचुरेटेड, गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाए, यहां तक कि इसमें मजीद नमक हल ना हो, थोड़ा सा इसको बस हीट कर लो ताकि ये हल हो जाए और एक गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाए। अब जब इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दोगे तो इसके अंदर अपने आप ये जो नमक हल किया है ना, ये पानी के अंदर ही, पानी भी पड़ा रहेगा लेकिन ये इसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे और ये जुड़ते जाएंगे और इस तरह से ये क्रिस्टल्स एक बड़ा पार्टिकल पहाड़ तक बना सकते हैं जुड़कर आपस में। तो इस अमल को क्या कहते हो? क्रिस्टल ग्रोथ कहते हो। यानी व्हेन, जब ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन वाला जो है, सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेड मेड और केप्ट फॉर फॉर लॉन्ग टाइम, काफी वक्त के लिए रखना पड़ेगा, फौरन नहीं होगा। इट मेक्स इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये फिर मेक बनाएगा, इट मेक क्या बनाएगा? इट्स क्रिस्टल्स। तो ये बनते जाएंगे और इसी अमल को क्या बोलोगे? क्रिस्टल ग्रोथ। तो ये क्रिस्टल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज इन क्रिस्टल्स में आती है और वो कौन सी है? मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्या बोलते हो? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? यानी जिस शक्ल में वो ग्रो करता है, यानी जिसमें एक ही शक्ल के पार्टिकल जुड़ते हैं। अब देखो ना, ये क्यूबिक NaCl आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा ह्यूज क्या बना रहा है? क्रिस्टल बना रहा है। ठीक, क्या बना रहा है? ह्यूज क्रिस्टल बना रहा है। तो अब ये अमल क्या कहलाएगा? ये अमल कहलाएगा हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो हैबिट का मतलब वो शक्ल है जिसमें ये पहले बना, फिर ये शक्लें उसी शेप के पार्टिकल जुड़ने लगे, तो ये है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो हम कह सकते हैं दी शेप, यानी वो शक्ल इन विच के जिसमें ए क्रिस्टल क्रिस्टल ग्रोस, यानी ये बढ़ता जाता है, बन जाता है, ग्रो करता है और एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, इज कॉल्ड इट्स हैबिट। इसको फिर हम उसकी क्या कहते हैं? इट्स हैबिट कहते हैं। तो इसकी हैबिट ऑफ NaCl, यानी NaCl की हैबिट क्या है? ये किस शक्ल में ग्रो करता है? हैबिट ऑफ NaCl इज क्यूबिक। कौन सी शक्ल में ग्रो करेगा? क्यूबिक में ग्रो करता है, तो ये इसकी हैबिट कहलाती है। ऐसे ही कई और सॉलिड्स हैं जो अलग अलग शक्लों में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, तो उनकी वो हैबिट कहलाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहते हो? आइसोमॉर्फिज्म। ये असल में लफ्ज है आइसो। आइसो मीन्स सेम, प्लस मॉर्फ। मॉर्फ किसको बोलते हैं? शेप को। किसको बोलते हो? शेप को बोलते हो। तो इसका मतलब है हम शक्ल। हम शक्ल देखें, हम दो कंपाउंड्स उठाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं NaCl का फार्मूला भी अलग है, एटम भी अलग है, लेकिन उसके क्रिस्टल की शक्ल देखो तो कौन सी है? क्यूबिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड जैसा नहीं है, उसके एटम अलग हैं, ठीक है, सब कुछ अलग है। लेकिन एक बात यहां नोट कर लो कि
इसकी भी शक्ल जो है कौन सी बन रही है, इसकी भी क्रिस्टल की शक्ल क्यूबिक है। और यहाँ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की भी अगर हम शेप देखेंगे तो कौन सी बन रही है, क्यूबिक बन रही। इसका मतलब है ये दोनों कंपाउंड हम शक्ल हैं। क्या हैं, हम शक्ल हैं। तो हम शक्ल कंपाउंड्स को जिनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी होती है उनको एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ये आइसोमॉर्फिक कंपाउंड हैं, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये शक्लों में एक जैसे हैं। तो वो अमल, वो कुदरती अमल जिसमें दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, हर बात अलग, लेकिन उनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी है, तो ये आइसोमॉर्फिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इस कैरेक्टर को क्या बोलते हो, आइसोमॉर्फिज्म। यानी सिंपल वर्ड्स में फनोमेना ये कुदरती अमल है, इन विच के जिसमें क्या होगा, टू टू डिफरेंट crystalline solids, two different crystalline solids are found in same or identical shapes of their crystals, जिसमें इनके क्रिस्टल्स की शक्लें एक जैसी हो। तो ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉल्ड। इनको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स, आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कहेंगे। एंड दिस फनोमेना, और फिर ये जो अमल होगा, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। इसको आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। तो आइसोमॉर्फिज्म में कंपाउंड भी अलग, सब कुछ अलग, सारा कुछ अलग, सिर्फ शक्लें क्या होंगी, सेम होंगी। यानी जहां भी यही अमल होगा, यानी ड्यूरिंग आइसोमॉर्फिज्म, जब आइसोमॉर्फिज्म होगी तो फिर क्या होगा, ओनली शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स की शक्लें हैं, बिकम सेम, ये क्या बनेंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। बट ऑल, जबकि बाकी सारी बातें, ऑल अदर कैरेक्टर्स, बाकी जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं, आर ये क्या होंगे, डिफरेंट फॉर ईच क्रिस्टल। यानी हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बाकी कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे, वो सेम नहीं होंगे। सिर्फ शक्लें सेम होंगी, बाकी सब कुछ क्या होगा, ये अलग अलग होगा। अब अगर हम गौर करें कि ये आखिर आइसोमॉर्फिज्म क्यों होती है कंपाउंड्स में, या किन में होती है। देखो, हम अगर NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जायजा लें तो इनकी शक्लें सेम क्यों बनी, क्योंकि इनमें देखो एटमों का या आइंस का रेशो है। इसमें पहला आइन एक है, इसमें भी एक है, पॉजिटिव आइन, भले चार्जेस कितनी भी है। इसका दूसरा नेगेटिव आइन एक है, इसमें भी नेगेटिव आइन क्या है, एक है। तो इसका मतलब है इन बेटा फार्मूलों में आमतौर पर आयंस का, एटमों का रेशो क्या चलता है, वो इक्वल यानी सेम चलता है।
तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिज्म होती है। यानी आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स, आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स जो हैं, ये जो हैं कंपाउंड्स पजेस, ये अपने अंदर रखते हैं क्या? सेम रेशो, सेम रेशो ऑफ किसका? आयंस और एटम्स इन देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला। इनके सादे फार्मूले में, मॉलिक्यूलर फार्मूले में, एम्पेरिकल फार्मूले में क्या होगा? एटमों की तादाद, आयंस की तादाद ये सेम होती है। इस वजह से इनके अंदर कौन सा कैरेक्टर पैदा होता है? दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कौन सा है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट कैरेक्टर है, और इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो वर्ड्स हैं पोली, पोली मीन्स मैनी, काफी सारे। पिल्लस क्या है? मॉर्फ, मॉर्फ किसको बोलते हैं? शेप को बोलते हैं। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म यानी ऐसी चीज जिसकी एक से ज्यादा शक्लें हैं, बहरूपिया है। ठीक, यहां उलट होगा, वहां कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म में दो थे, शक्लें एक जैसी। यहां कंपाउंड एक होगा लेकिन एक से ज्यादा शक्लों में मिलेगा। तो हम यानी कह सकते हैं व्हेन, जब ए सिंगल, एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, is found in two और दो में, या फिर और more than two shapes, shapes of crystals। ये एक या एक से दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन शक्लों में ये मिलता है, शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। एंड और दिस कैरेक्टर, और फिर इस कैरेक्टर को इज कॉल्ड, क्या कहोगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ये फिर कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स जो हैं वो शक्लें तो एक से ज्यादा बनाते हैं, लेकिन उन शक्लों में सिर्फ एटमों के अरेंजमेंट्स चेंज होते हैं। लेकिन एक बात तय होती है कि इनके फार्मूले सेम, नेचर सेम, बॉन्डिंग सेम, सब कुछ सेम होता है, लेकिन शक्लें एक से ज्यादा इनमें बनती हैं। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म में एक आध एग्जाम्पल यहां पर उठाते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड हैं ये ऑलमोस्ट क्या होंगे। इसकी एक छोटी सी हम एग्जाम्पल लेते हैं। यानी जैसा कि आपको पता है कैल्साइट जो है ये ऑलमोस्ट ट्राइगोनल फॉर्म में भी मिलता है, और एर्गोनाइट जो है ये ऑर्थोरोम्बिक में। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसमें अगर हमें कहा जाए तो इसकी एक फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हो कैल्साइट। कैल्साइट जो है इसका फार्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन शक्ल इसके क्रिस्टल की कौन सी होती है? दैट इज, ये ऑलमोस्ट कौन सी शेप में हमें मिलेगा? ट्राइगोनल शेप में। कौन सी शेप में मिलेगा? ट्राइगोनल शेप में। अब ट्राइगोनल शेप आपको पता है क्रिस्टलाइन जो होती है, यहां पर कैल्शियम है, उसके बाद
यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये ट्राइगोनल शेप जो है ये कार्बन के साथ, कार्बोनेट के साथ ये बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कार्बोनेट आएगा। तो इसकी एक शेप जो है वो कौन सी बनती है? दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, एक ट्राइगोनल दूसरा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन सकता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लेते हैं, कौन सा वाला है? वो है इसी का एर्गो या एरेगोनाइट। एर्गोनाइट जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक क्रिस्टल है, लेकिन उसकी शक्ल कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल, या इसको ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। तो ऑर्थोरोम्बिक की शेप आपने पढ़ी भी है, आपको याद भी है। ये कैसी बनती है? बिल्कुल इस शक्ल में ये इसकी शेप बनती है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक शेप भी बनाता है। और दूसरा कौन सी शक्ल बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट? ये ट्राइगोनल शेप भी बनाता है क्रिस्टल्स की। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी ये पॉलीमॉर्फिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइगोनल शेप भी है और इसमें ऑर्थोरोम्बिक भी है। तो एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा शक्लों में अगर मिलता है तो वो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स में क्या होगा? यानी पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड, जो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड है पजेस, ये रखता है ऑल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसके क्रिस्टल्स की वो क्या होती हैं? वो तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट पर एक बात होती है, देयर क्रिस्टल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके क्रिस्टल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं? आर डिफरेंट। ये कभी भी सेम नहीं होती हैं, ये हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स की एक दूसरे से क्या होंगी? ये अलग ही होती हैं। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इनका जो हम लेंगे वो है एलोट्रॉपी। इसी पॉलीमॉर्फिज्म का ही हमें एक जो है अलग से फॉर्म मिलती है, एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी जो है ये कंपाउंड का कैरेक्टर नहीं है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी ये एक एलिमेंट का कैरेक्टर है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जैसे आप मिसाल के तौर पे कार्बन है ना, कार्बन की आप जब फॉर्म्स देखोगे तो कार्बन के एटम आपस में टेट्राहेड्रल जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? डायमंड बनाते हैं। ठीक है, और यही कार्बन आपस में जब जुड़ते हैं तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स बनाते हैं। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बनाते हैं और बाकी बॉल्स भी बनाते हैं। तो अब देखो और भी इसकी कई फॉर्म्स हैं। तो कार्बन एक से ज्यादा, कार्बन खुद एलिमेंट है, जब एक से ज्यादा शक्लों में मिलता है तो इसकी एक से ज्यादा वाली क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो या मॉर्फिक हो, ये क्या कहलाती हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। और इस कैरेक्टर को आप क्या बोलते हो? एलोट्रॉपी बोलते हो। यानी सिंपल टर्म में व्हेन ए क्रिस्टलाइन या फिर और आसान कर देते हैं व्हेन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज फाउंड, ये मिलता है इन टू और
मोर देन 2, क्या बेटा, 2 या 2 से जायद किसमें, फॉर्म्स में मिलता है, तो फिर कॉल्ड इट्स एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, फिर इन फॉर्म्स को उसकी ये एलोट्रोपिक यानी डिफरेंट शक्लें कहा जाता है, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस कहा जाता है। और इस कैरेक्टर को मॉडिफिकेशंस, इस कैरेक्टर को, इस प्रॉपर्टी को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, एलोट्रोपी, यानी एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शक्लों में पैदा होना, एक से ज्यादा शक्लें बनाना, पैदा करना, कौन सा कैरेक्टर कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है। अब ये एलोट्रोपी आमतौर पर इसमें हमें सल्फर की भी मिसालें मिलती हैं और कई एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है उसके आमतौर पर एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें एक और कैरेक्टर एलोट्रोपी में आता है। एलोट्रोपी से सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, बाकी कैरेक्टर क्या रहते हैं, वो एक एलिमेंट के लिए सेम रहते हैं। यानी एलोट्रोपी, जो एलोट्रोपी है वो क्या करती है, एलोट्रोपी, एलोट्रोपी चेंज करती है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, बट पर ये जरूर है ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जो ऑल सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो फिर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होती, ये क्या रहती हैं, ये सेम रहती हैं। तो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर चेंज होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन एक एलिमेंट के सेम रहेंगे, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह सेम रहेंगे। अब इनमें एलोट्रोपी में हमें सल्फर जो है, सल्फर जो है इसको अगर हम देखें तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स किसके, ऑफ सल्फर, सल्फर के, सल्फर भी एलिमेंट है और इसका फार्मूला होता है S8, इसके दो फॉर्म्स हमें मिलती हैं क्रिस्टल, बाकी भी बहुत हैं लेकिन ये ज्यादातर कौन से मिलते हैं, एक सल्फर मिलता है हमें, कौन सा वाला, दैट इज कॉल्ड रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, एक तो रोम्बिक सल्फर है और दूसरा कौन सा सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है, एक रोम्बिक सल्फर है और दूसरा कौन सा वाला सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर। अब अगर हम रोम्बिक को देखें तो उसका स्ट्रक्चर भी यही है और मोनोक्लिनिक का भी यही फार्मूला है, तो ये रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये देखो, ये हमने रोम्बिक सल्फर इस तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें नजर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये इसकी शक्ल, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर मिलेगी और ये यहाँ पर इसके साथ इधर पे ये रोम्बिक सल्फर है। अब ये रोम्बिक सल्फर जो है यही किस में चेंज होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में, और ये ऑलमोस्ट इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है आपको इसका मिलेगा। इसका रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है यह है 112.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 119.25
डिग्री सेंटीग्रेड, ये 7 भी लिखा होता है। तो ये दोनों अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, शक्लें अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी अलग है। अब हम ऐसा करते हैं, रोम्बिक सल्फर सबसे ज्यादा स्टेबल यानी ज्यादा मिलने वाली मेजर फॉर्म यही है। ये थोड़ा बहुत मिलती है और ये भी फिर इसमें चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? ये भी रोम्बिक में चेंज होती है। तो हम टेम्परेचर कर देते हैं, हम रोम्बिक सल्फर उठाते हैं और उसको हीट करते हैं, करते जाते हैं 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते हैं। जैसे ही 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कर देते हैं रोम्बिक सल्फर का, तो रोम्बिक कन्वर्ट होने लगता है किसमें? मोनोक्लिनिक में। और मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होने लगता है किसमें? रोम्बिक में। दोनों का मिक्सचर है। टेम्परेचर कितना कर दो? 95.5। इस टेम्परेचर पे ये दोनों स्टेट्स इक्वल रेट से एक दूसरे में चेंज होंगे। जितना अमाउंट इसका इस टेम्परेचर पे रोम्बिक का मोनोक्लिनिक में जाएगा, उतना ही मोनोक्लिनिक का रोम्बिक में जाएगा। तो ये कितने टेम्परेचर पे ये अमल होगा? ये 95.5 पे। अब अगर हमने इससे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बनेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, इससे टेम्परेचर कम कर दिया तो ये बनेगा लो टेम्परेचर वाला, फिर हाई वाला नहीं बनेगा। यानी ये रखोगे तो दोनों बनेंगे, ये रखोगे थोड़ा बढ़ाओगे तो ये हाई वाला बनेगा सिर्फ, अगर लो करोगे तो लो वाला। तो अब इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हो इसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर? वो टेम्परेचर के जिस पर किसी एक एलिमेंट की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो हैं वो एक ही रफ्तार से बनती रहें या उनका बनने का अमल हो इक्विलिब्रियम के साथ, तो वो कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का एलिमेंट का होता है। तो डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? इट इज ए टेम्परेचर, यानी ये दर्जाए हरारत का नाम है, एट विच के जहां पर टू क्रिस्टेलाइन फॉर्म्स, क्रिस्टेलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट को एग्जिस्ट, दोनों बनती रहे। तो आपको पता है सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था बेटा आज आपका लेक्चर, और जिसमें आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बहुत डीप में और थोरोली आपने समझा कि ये कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस बना सकते हैं और कौन सी शक्लों में ये पाए जाते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो आज आपका बहुत बड़ा टॉपिक जो है डिटेल में कंप्लीट हो गया। तो कल तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।